जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के विश्व टॉपिक संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए संगम युग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सा युग पढ़ेंगे? संगम युग पढ़ेंगे। ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास को जिस साहित्य से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद या गोष्ठी होता है। संगम का अर्थ क्या होता है? या तो परिषद कहिए या गोष्ठी कहिए जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कहने का मतलब था कि जो कवि थे या विद्वान थे वो वहाँ एकत्र होते थे। संगम का मतलब होता है मिलन। तो एकत्र होते थे और उसके बाद जो है अपनी अपनी रचनाओं को क्या करते थे? उनके समक्ष क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे। और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद, जब स्वीकृति मिल जाती थी तो उनकी क्या करता था कि अपना रचना जो है छपवाना था, प्रकाशन करना था, वो करते थे। नोट: कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक्करसु, जिसको कि अपार के नाम से भी जाना जाता है, ने किया। ठीक ना? कहने का मतलब है कि संगम नाम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने कब किया? तो 7वीं सदी में। ठीक ना? 7वीं सदी के प्रारंभ में शिव संत कौन थे? नायनार। ठीक ना? न्योनार तिरुनाबुक्करसु, जिसका नाम क्या है? अपार है, उसी ने किया। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अति प्राचीन समय में पांडव राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। कितना? 3 संगम आयोजित हुए। इन्हीं के संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला जो था पतथुपातु, दूसरा इतुथुथोके तथा तीसरा पादीनेन किलकवंकु। थोड़ा नाम जो है पटांग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो है आपका पथुथपातु, ठीक ना? पथुथपातु था, दूसरा इथुथोके और तीसरा जो है पादीनेन किलंकवंकु। ठीक ना? तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ण, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। संत कवि तिरुवल्लुवर जो थे उनका एक कृत था, उसका क्या नाम है? कुराल। यह भी तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय के अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं। कौन कौन? आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो चल सके। और चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम संगम मदुरा। ठीक ना? प्रथम संगम कहाँ हुआ? तो मदुरा में हुआ। ठीक ना? समुद्र में विलीन है। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य से थे। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन है? तो अकिटियम परिपदाल, मदुरै, मुदुकु एवं कलारी अबेरी। थोड़ा नाम इसमें पटांग दिया हुआ है, इसलिए कुछ घबराना नहीं है, हालांकि कोई भी इसमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम जो है कपाटपुरम है। ठीक ना? जिसको कि अलेवाई भी कहते हैं, अलेवाई स्थान पर हुआ था। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य से थे। और इसका संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन सा है? तो तोल्कापियम, यानी तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर का है। ठीक। तीसरा संगम मदुरा है। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नकीरर थे। और इसकी महत्वपूर्ण संकलित ग्रंथ कौन कौन है? तो नेथुनथोके है, कुरुथोके है, नत्रिनई है, एनकुई है, भुरु परिदापदल है, परिपादल है, कुथु है, वरी है, परिसप्से है और सतृष्य आदि है। ठीक ना? ये सब मतलब 3 गो महत्वपूर्ण संगम था और उसका अध्यक्ष थे और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए अब आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। इलांगते कृत्य शिल्पापादिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टम के कोवलन और उसकी पत्नी कणांगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। जो इस शिल्पादिकारम जो है ये क्या है? शिल्पादि
कारम जो है एक उत्कृष्ट रचना है, किसका? इलांगे का, ठीक ना। इसमें क्या है तो कावेरीपट्टम की जो एथी थे कोलन राजा, ठीक ना, कावेरीपट्टम के कोलन और उसकी पत्नी, ठीक ना, पत्नी क्या नाम है? कणांगी, और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। क्या चीज़ है? प्रेम कहानी है। चलिए आगे अंदर करते हैं। मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेश सतनार ने मणि मेकाले की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकाले यानी कोवलन एवं उसकी नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिनानाथ यानी 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। कहने का मतलब है कि मदुरा के जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, ठीक ना, व्यापारी शीतलेशनार, ठीक ना, सतनार, तो उनकी जो रचना है कौन? मणि मेकाले, ठीक ना। क्या चीज़ की रचना की? तो मणि मेकाले की रचना की, ठीक ना। इसके लेखक कौन है? शीतलेश सतनार, ठीक। इसमें क्या है तो राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेकाले, कौन था मणि मेकाले? तो कोवलन और नर्तकी के माधव की पुत्री थी, उसकी प्रेम कहानी है इसमें वर्णन है, ठीक ना। अब इसका महत्व क्या है? इसका बहुत मुख्यतः महत्व के धार्मिक है, ठीक ना। लेकिन नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो है यह बौद्ध धर्म के लेखक दिनानाथ 5वीं सदी की कृति है। आज इसका कहाँ मिलता है? किस पर आधारित है? तो न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बाद का बहुत बाद की रचना है, ठीक ना। इसकी रचना का श्रेय किसको जाता है? तो तिरुतक देवर को जाता है, ठीक। अब ऐसा माना जाता है कि तिरुतक देवर जो है पहले चोल राजकुमार था और बाद में कुछ बन गया? भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पश्चिम में पांड्य राज्य स्थित था। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश में कितना राज्यों का वर्णन मिलता है? तो 3 राज्य का, पहला चोल, दूसरा चेर और तीसरा पांड्य, ठीक। उत्तर पूर्व में चोल था, दक्षिण पश्चिम में चेर था और दक्षिण पश्चिम पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली था वो कौन था? तो चोल राज था, ठीक ना। सबसे शक्तिशाली राज कौन था? तो चोल था। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? करिकाल था। और कहाँ से कहाँ तक स्थित था? तो पेनार तथा दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित था, ठीक ना, दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित था। और देखिए करिकाल जो था, करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया है। पुहार पतन का निर्माण इसी समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल जो था वो ब्राह्मण था, ठीक ना, कौन मानता था? ब्राह्मण मतानुयायी था, यानी ब्राह्मण पद को मानने वाला था करिकाल। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, ठीक। पुहार पतन का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था। कावेरी नदी के मुहाने पर क्या बनवाया? तो बांध बनवाया। सिंचाई करने के लिए नहर का भी निर्माण कौन कराया? करिकाल ने करवाया, ठीक ना। पेरुनानुपुंदु ने करिकाल में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। यानी जो ये करिकाल जो था वो संगीत के सप्त स्वर का विशेषज्ञ था। किसके अनुसार? ये पेरुनानुपादों के अनुसार। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो कि आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। और इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयिनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेन्दुजीरल आदन 155 ईस्वी में और सेन गुट्टुवन 180 में, ठीक ना। दूसरा जो राज था वो चेरो था और उसका आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, ठीक ना। इसमें कुछ राजा हुए जैसे उदयिनजीरल लगभग कब 130 में और नेन्दुजीरल आदन कब 155 में, सेनगुट्टुवन कब 180 में। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि धारण की और इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया, ठीक ना। सेनगुट्टन कौन सा उपाधि धारण किया? तो अधिराज की उपाधि धारण किया और इसने क्या किया? तो पतिनी नामक धार्मिक ग्रंथ को समाज में प्रतिष्ठित किया।
संगम युद्ध का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। संगम का तीसरा राज्य कौन था? तो पांड्यों का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसका राजधानी क्या है? तब मथुरा था, ठीक ना, मथुरा था। पांड्य राजाओं के नेंजुलियन में सबसे शक्तिशाली राजा था। संगम का जो तीसरा राज्य था वो क्या था? तो पांडव था, बाद में कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी क्या था? मथुरा थी, ठीक। पांडव राजाओं को नेंजुलियन 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था, यानी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो आपका नेंडुजुलियन था। कौन था? नेंडुजुलियन था। कब था? तो 210 ईस्वी पूर्व में, ठीक। संगम युगों में मंत्रियों को आरमाइचन एवं आमाइचर कहा जाता था। राजधानी में एक राजभाषा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? नालवे कहा जाता था। और संगम युद्ध के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? आमाइचान या आमाइचार। यह राजा राजधानी में यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। जो आमाइचर नालवे जो होता था वो क्या करता था? राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश के प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मर्रम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मर्रम था। चोरी मर्रम कहा जाता था। चोरी तथा अभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। और बहुत ही संगम युद्ध में जो है बहुत ही कड़ा शासन था, ठीक ना। चोरी तथा अभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। अगर झूठी कोई गवाही दे दिया तो उसको जीभ काट लिया जाते थे। ऐसी शासन होना चाहिए बिहार में, तब न चलेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भूमि कर नगद एवं अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क तथा चुंगी वसूल की जाती थी। भूमि कर क्या होता था? तो नगद भी होता था या अनाज भी दे सकते थे। दोनों रूप में अदा किया जाता था, नगद भी अनाज भी। संभवतः उपज का यह छठा भाग होता था। कितना होता था? छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था, लेकिन कभी कभी इसको बढ़ा भी दिया जाता था। और व्यापारियों में सीमा शुल्क और चुंगी वसूली जाती थी। व्यापारी में क्या होता था? तो सीमा शुल्क और चुंगी वसूली जाती थी। सेना चतुरंगणी होती थी। सेना कौन सा होता था? तो चतुरंगणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे, ठीक ना। क्या काम कौन कौन से सेना में होते थे? अश्व होता था, गज होता था, रथ होता था, पैदल सिपाही होता था, सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, ठीक ना। नगाड़ा और बजाकर, शंख बजाकर किसको बुलाया जाता था? सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। और जो मान लो सैनिक मर गए जाते थे, ठीक ना, युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त कर लेते थे, उनके लिए पत्थर की मूर्ति बनाने की परंपरा थी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो उसको भी देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ते हैं। राजा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए क्या करता था? सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में अगर टाइम जानना है तो उसके लिए कौन सा? जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेशों के ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था और इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अगर कोई हत्या कर दिया ब्राह्मण को तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक ना, सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। ये तो था ब्राह्मण, ठीक ना। संगम कालीन जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? मांस को भक्षण करते थे और सूरा पीते थे, ठीक। ब्राह्मणों को पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था, ठीक ना। संगम कालीन का जो युगीन समाज में बेलार वर्ग था, जो बेलार वर्ग था उसका मुख्य स्थान था और उसका मुख्य काम क्या था? कृषि कर्म था, ठीक ना, यानी कि कृषि के कार्य करते थे। देखिए संगम कालीन के कुछ अन्य वर्ग है, जैसे मान लिया जाए पहला है पुलियन वर्ग। ये क्या करता था? तो पुलियन वर्ग जो था उनका काम था तस्करों का एक वर्ग था जो रस्सी और पशुचर्म की सहायता से चारापाई और चटाई बनाने के कार्य करते थे। यानी इनका काम क्या था? तो रस्सी बनाते थे और पशु चर्म की सहायता से चारपाई, यानी पशु का जो अथी होता है, चमड़ा होता है, उसकी सहायता से चारपाई बनाते थे चाहे चटाई बनाते थे। दूसरा था एनियर।
दूसरा कौन था वर्ग, एनियर वर्ग था। एनियर क्या करता था, तो शिकारियों की एक जाति थी। ठीक, तीसरा वर्ग था मलवर। मलवर क्या करता था, तो लूटपाट करने वाली जाति थी, सबसे बढ़िया काम करता था, लूटपाट करके अपना काम चलाता था। ठीक ना, तो तीन जाति था, तीनों अलग अलग वर्ग था, तीनों अलग अलग काम करता था। ठीक ना, मलवर जो था लूटपाट करने वाली जाति थी, एनियर जो शिकारी की जाति थी, और पुलियन जो था वो अपना पशु के जो चमड़ा से या रस्सी से चरपाई और चटाई बनाता था। चलिए आगे हम लोग संगम युग में पढ़ रहे हैं, संगम साहित्य की ओर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है, वेनिगर कहा गया है। ठीक, संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार हैं। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक ना, कह रहा है कि तोल्कापियम के तमिल रचना से ज्ञात होता है, मतलब तोल्कापियम का जो तमिल रचना है उससे हमको मालूम चलता है कि संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों को वर्णित जो है विवाह का 8 प्रकार था। कौन कौन था, पहला ब्रह्मा, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा असुर, छठा गंधर्व, सातवां राक्षस और 8वां पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीर्णी कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिणीय एवं अनुचित प्रणय को पेरुदीणीय कहा गया है। जो प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी उसको क्या कहा जाता था, पंचतीर्णय कहा गया है। ठीक ना, अब एक पंचीय प्रणय को क्या कहा जाता था, कैकिणीय। ठीक ना, एवं अनुचित प्रणय को पेरुदीणीय। गजब गजब वर्ड है, थोड़ा समझिएगा, उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। संगम काल में चावल का मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल में जो मुख्य खान था उसको खाद्यान्न था उसको क्या था, तो चावल था। ठीक ना, इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। और जो चावल था उसको दूध में मिला के कैसे बनाया जाता था, सांभर नामक खाद्यान्न भोजन तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इसे पाणर एवं बेलेडियर कहा गया है। यानी जो नर्तक नर्तकी थे, जो नाचने वाले और गाने वाले थे, वो घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन करते थे। ठीक ना, और संगम साहित्य में इसे क्या कहा गया है, तो पाणर कहा गया है या बिलेडियर कहा गया है। ठीक, तमिल साहित्य में मचेलियर तथा अवेरियर जैसा कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। कहने का मतलब कि तमिल साहित्य में जो है मचेलियर और अवेनियर जैसी कवित्रियों की चर्चा की गई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो स्त्रियां जो थी वह पढ़ी लिखी थी, सुशिक्षिता थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो कि अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में ऐसी मान्यता थी कि जो कौवा पक्षी है उसको शुभ मानते थे। ठीक ना, और जो उसका अगर कौवा अतिथि होता था तो अतिथियों के आगमन की सूचना देता। अभी गाँव देहात में भी है, अगर कौवा बोलने लगता है तो लोग कहते हैं कि कोई आने वाला है। ठीक, तो कौवे नाविकों को सही दिशा भी बताने का बोध करते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाली हवाओं को जहाजों के साथ उसको कौवा को ले जाया जाता था। यानी जहाज पर किसको ले जाता था, साथ में कौवा को। क्या करता था, तो दिशा बताता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इसे वीरगल या वीरपस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में जो था समाधियों का स्थान था वो क्या था, पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। अगर जहाँ समाधि है तो वहाँ पत्थर गाड़ दिया जाता था और उसको पत्थर को वीरगल या वीरपस्तर कहा जाता था। ठीक ना, इनकी भी पूजा होती थी, पत्थर का भी पूजा होता था। और प्राय युद्ध में वीरगति से जो पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले संगम काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शुरुआत में ही बताया कि जो वीरगति प्राप्त कर ले रहे थे, युद्ध में जो सैनिक मर जाते थे तो उनके स्थान पर पत्थर गाड़ा जाता था, तो उसको वीरगल या वीरप्रस्तर कहा गया है। ठीक ना, और उनकी पूजा होती थी। संगम काल में किसानों को बेलार और उनके प्रमुखों को बेलियर कहा जाता था। संगम काल में किसान को क्या कहा जाता था, तो बेलार कहा जाता था, और उनके जो प्रमुख होते थे उन्हें बेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती के कार्य किया करती थी। इन्हें कैडेसीवर कहा गया है। संगम काल से पता चलता है कि समाज के जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनका क्या काम था, खेती के कार्य करते थे, और इन्हें क्या कहा जाता था, तो कैडेसीवर कहा गया है। ठीक है, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। यानी कहने का मतलब है कि संगम काल में अगर चोल समृद्ध हुआ, बढ़ा आगे, तो उसका मेन जो था
वो क्या था, तो सुविकसित वस्त्र उद्योग था, यानी वस्त्र उद्योग उन लोग का अच्छा डेवलपमेंट था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था, ठीक ना। पांड्य राज्य में कौन कौन से पतन थे, तो कोकई, सालियूर और चेर, ठीक ना, ये प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक ना। और इसमें कोकई क्या करता था, तो मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल तट पर पदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था और इसी बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों को निर्माण का कारखाना भी होता था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेरुडोक कहा गया है। यानी कोरोमंडल तट समुद्र तट से पदुचेरी से कितना किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक ना। इस बंदरगाह से क्या होता था कि रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से पता चला है कि एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। कहाँ, वहीं पर रोम पदुचेरी में, ठीक। और यहाँ के मतलब पता चला है कि मन के निर्माण करने के भी कारखाना था। पेरिप्लस में आर्किमेडू को क्या कहा गया है, तो पेडुक कहा गया है। नोट, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र में पार कर सकने की विधि खोजी थी। मतलब संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक था जिसका नाम था हिपोलस, ठीक ना, जिसका क्या नाम था, हिपोलस। उसने ही मानसूनी हवाओं के सहारे जहाज को जो है, अगर जहाज मानसूनी हवा भी चल रहा है तो सीधे समुद्र पार करने की एक विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तामत्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसका विषय में यह भी मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था और कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन की पत्नी के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि तमिल देश का प्राचीन जो देवता थे वो कौन क्या चीज थे, जो तमिल देश के जो देवता थे उनको क्या कहा जाता था, तो मरुगन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मरुगन कहा जाता था, ठीक ना। बाद में उनको क्या कहा गया, सुब्रह्मण्य कहा गया, ठीक ना। बाद में उसको क्या कहा गया, सुब्रह्मण्य, ठीक। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका जो है तामत्व स्थापित किया गया था। हिंदू धर्म में मतलब ऐसा माना जाता है कि स्कंद कार्तिकेय जो है शिव पार्वती के क्या है, पुत्र है। शिव पार्वती के क्या है, पुत्र है। और स्कंद का एक नाम और भी था, उसका नाम क्या था, कुमार। और तमिल भाषा में मरुगन शब्द का भी यही अर्थ होता है, कुमारे, ठीक। और मरुगन का प्रतीक क्या था, तो मुर्गा था। और उसके विषय में यह भी मान्यता थी कि पर्वत पर जो कीड़ा उड़ा मतलब खेल कूद जो कराना रहता था इसका जो है अत्यधिक मतलब प्रिय था, ठीक ना। क्या था, पर्वत पर कीड़ा करना जो था इनका अत्यधिक प्रिय था। और उसका जो प्रमुख अस्त्र था वो क्या था, तो बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन की पत्नी के रूप में माना गया है, ठीक। क्या है कि कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन की पत्नियों में माना गया है, ठीक। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगला टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटा जरूर दबाइए ताकि जब अगला टॉपिक जो है इतिहास का अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। जय हिंद दोस्तों।